एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम सीखेंगे आरबीआई के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम आरबीआई में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आरबीआई कैसे बना। इसके बाद की पीपल, सब्सिडरीज आरबीआई की, फंक्शनिंग, क्या क्या काम रहते हैं आरबीआई के, और इम्पोर्टेंट डेट्स आरबीआई की हिस्ट्री में, और डिजिटल रूपी जो अभी अभी आरबीआई ने लॉन्च किया है नवंबर 2022 में। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ऊपर ये जो है एक टैगलाइन है आरबीआई की। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, एड्स वगैरह आती रहती होंगी, तो उसमें जैसे बताता है कि आरबीआई कि हमें किसी के साथ भी अपने जो डिजिटल बैंकिंग अब हो गई है पूरी तरह से, तो हमें कोई भी ओटीपी, पिन या सीवीवी, जो भी हमारे पर्सनल बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है किसी के बारे में, हमें किसी के पास शेयर नहीं करना होता है। तो टैगलाइन हमारी हो गई। आरबीआई का हमारा फॉर्मेशन जो हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 से ये वर्किंग करना स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी हिस्ट्री के बारे में आरबीआई की। ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी responsible for regulation of the Indian banking system. It is under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. It is responsible for the control, issue and maintaining supply of the Indian rupee. It also manages the country's main payment system and works to promote its economic development. तो जो आरबीआई है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंडर आता है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई का जो काम होता है, जितने भी हमारे बैंक्स हैं इंडिया में, उनका ये बैंक कहलाता है। और गवर्नमेंट का भी बैंक इसको बोलते हैं, बैंकर टू एवरी बैंक, और बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। और आरबीआई के पास जो है पावर्स होती हैं, ये जो भी हमारे करेंसीज है, इंडियन रुपी है, उसको ये मैनेज करता है। जो भी डिजिटल, या अभी डिजिटल करेंसी तो स्टार्ट हुई है, अभी तक जो हमारी फिजिकल नोट्स थे, जो भी इशू होते हैं, वो आरबीआई का काम होता है। इसके साथ ही डेवलपमेंट और जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह के बारे में जो भी हमारा डेवलपमेंट करना होता है, वो सारा कार्य रहता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब हम पढ़ेंगे ये बना कैसे था, क्या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और कब ये बना। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन अप्रैल 1935 टू रिस्पॉन्ड द इकोनॉमिक ट्रबल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। के बाद जो है, जो बैंक्स तो इंडिया में बहुत पहले से थे। जैसे कि फर्स्ट बैंक था इंडिया का जो बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बना था। तो उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक भी बने थे, जो बाद में मर्ज होकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1923 के आसपास। और फिर वो रिज़र्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में। तो ये सब तो थोड़ी सी रिज़र्व बैंक से हट के बातें हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। बैंक्स तो बहुत सारे थे, प्रेसिडेंसी बैंक थे, पीएनबी बन गया था 1895 के आसपास, और भी काफ़ी बैंक बन गए थे, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया था। तो जैसे ये सबसे पहले जो आरबीआई की जो रिकमेंडेशन हुई थी 1926 में हुई थी, एक रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया था, ऑल्सो नोन, इसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं। तो हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम पे कि जो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना, तो ये था हिल्टन यंग कमीशन, या रॉयल कमीशन भी हम इसको बोलते हैं। 1926 में आया था ये, जो अपना बी आर अम्बेडकर जी थे, अब हमारे संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी एक बुक भी है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसमें भी इसका मेंशन था। ठीक है जी। तो इसके बाद सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस टाइम, ब्रिटिश अपने ब्रिटिश इंडिया की जो ब्रिटिश सर की सरकार थी, गवर्नमेंट थी इंडिया में,
ठीक है जी। तो 1934 का एक्ट आता है और इस एक्ट के अंडर 1 अप्रैल 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आरबी 1935 में ये बन गया, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। तो इसका जो हेड ऑफिस था पहले कोलकाता में था, उस टाइम ये इसको कलकत्ता बोलते थे, अभी ये कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बट वॉज मूव्ड इन 1937 में जो है ये मुंबई शिफ्ट हो गया था। तो अभी जो हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो मुंबई में ही है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फॉर्मेशन के टाइम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो वो था कलकत्ता, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो अभी करंटली तो मुंबई है। ठीक है जी। तो मुंबई कब बना, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये बना था 1937 में, और 1937 में बन गया, इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी। इसका जो इनिशियल कैपिटल था ये कितने में बना था, 5 करोड़ जो है इसमें इनिशियल कैपिटल डाला गया था उस टाइम। ठीक है जी। उस टाइम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं था, एक तरह से ये भी प्राइवेट ही वर्क कर रहा था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे ये कब जो है नेशनलाइज्ड हुआ, कब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से इसको ओवरटेक कर लिया था। आरबीआई हैज़ एक्टेड एज बर्माज नाउ, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं अभी, सेंट्रल बैंक अंटिल 1947 तक जो है ये वर्मा का भी सेंट्रल बैंक था, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ जापानीज ऑक्यूपेशन जो हुआ था 1942, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था हमारा 1942 टू 1945, उस टाइम इसने फंक्शनिंग बंद कर दी थी। बाकी ये 1947 तक म्यांमार का भी जो है सेंट्रल बैंक बना रहा। इवन दाउ बर्मा सक्सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन से अलग हो गया था बर्मा 1937 में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947। पार्टीशन में इंडिया और पाकिस्तान जो दो देश बने थे अलग से। द बैंक सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अंटिल 1948। 14 अगस्त को बन गया था पाकिस्तान, 15 अगस्त इंडिया बना था। तो 48 तक तो जो है ये पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक के फंक्शनिंग इसने की है। ठीक है जी। तो 1948 के बाद उन्होंने अपना वहाँ का अपना सेंट्रल बैंक बना दिया था। तब तक जो है ये आरबीआई जो है इंडिया का भी सेंट्रल बैंक था। म्यांमार का तो 47 में एंड हो गया था, जून 48 तक ये पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा। दो सेटअप है शेयर होल्डर बैंक, द आरबीआई हैज़ बीन फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, ये हम पहले जैसे बात कर रहे थे कि फुल्ली कब ओन्ड किया गई, नेशनलाइजेशन इन 1949, राष्ट्रीयकरण हो गया इसका 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो 1949 में फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओवरटेक कर लिया और ये गवर्नमेंट बैंक बन गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। ठीक है जी। ये सारी बातें अब यहाँ पे हिंदी पे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये बैंक बन गया, नेशनलाइजेशन इसकी होगी 1949 में। ठीक है, इसके बाद इसने जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक के तरह इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो भी इंडिया की करेंसी थे, बैंकर्स जो जितने भी बैंक थे उनका ये बैंकर बन गया। उनको जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है उनका रेगुलेशन करना है। जो भी इंडिया में एनबीएफसीज हैं, प्राइवेट बैंक हैं, इंडिया में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उनका जो है सुपरविज़न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम थोड़ी सी करंट की बात करते हैं। जो हमारे गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास, 25th गवर्नर है, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, और ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के। इसके अलावा आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो जो करंटली है एमडी पात्रा, एमके जैन, टीवी रविशंकर एंड एमआर राव। एक टाइम पे 4 ही डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं आरबीआई में, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो जो पहला गवर्नर जब 1934 के एक्ट के बाद 35 में ये बना था, तो पहले एक ब्रिटिशर ही थे, सर ऑसबर्न स्मिथ, जो इसके पहले गवर्नर बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है जी। तो जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो थे सीडी देशमुख, ये थे फर्स्ट इंडियन। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे, तो इसके ये थे सीडी देशमुख। करंटली है शक्तिकांता दास, ये 25th नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, ये है हमारे शक्तिकांता दास जी। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे सब्सिडरीज।
जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक अम्ब्रेला बॉडी है, इसके अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज इसकी वर्क करती हैं। जैसे इसने नोट छापने होते हैं तो उसके लिए इसके अलग सब्सिडरीज हैं, और कोई इसके बहुत सारी फंक्शनिंग होती हैं। जैसे एक इसका कोई टेक्निकल वर्क होते हैं, उसके लिए इसकी अलग सब्सिडरीज हैं। तो हम एक एक करके सभी सब्सिडरीज को पढ़ेंगे। जो पहली हमारी है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड है ये इसका पूरा नाम। तो ये 3 फरवरी 1995 में बनी थी। ठीक है, इसका पर्पज़ था वही कि आरबीआई टू ब्रिज द गैप बिटवीन पर्पज़ टू इनेबल आरबीआई टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेंटेन डिमांड एंड सप्लाई। जो भी हमारा कितनी डिमांड है और कितना सप्लाई करना है, जो अपना डिमांड एंड सप्लाई, जो भी हमारा करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई कितनी मार्केट में लिक्विडिटी डालनी है, कितनी एब्जॉर्ब करनी है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ये जो है बैंक रेट्स वगैरह हम वो पढ़ेंगे आगे। वो अलग थोड़ी से टेक्निकल टर्म्स हैं। उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है जी, उसमें 3 जो है आरबीआई से रहते हैं और 3 लोग रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड। तो 6 टोटल मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। तो उसके थ्रू ये करता है मेंटेनेंस सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी नोट्स इन करंट कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन रुपी को जो कितनी लिक्विडिटी हमने डालनी है, कितनी डिमांड है मार्केट में और कितनी सप्लाई करनी है, तो वो देखती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट नहीं लिमिटेड है ये, सब्सिडरी है नंबर 1 है ये आरबीआई की। ठीक है जी। नंबर 2 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सभी बैंकों का बैंक कहलाता है। तो जैसे हम सभी के अकाउंट होते हैं बैंक में। ठीक है, तो ऐसा होता है जैसे मान लो कोई बैंक है, जैसे अभी यस बैंक था, वो थोड़े टाइम पहले क्रैश होने जा रहा था। तो उसमें ये होता है जैसे कोई बैंक डूब गया, किसी के एनपीएस बहुत बढ़ गए या कोई फ्रॉड हो गया, किसी वजह से कोई बैंक डूब जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बैंक डूब गया तो हमारा सारा पैसा जो है चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है ये डीआईसीजीसी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो डीआईसीजीसी के पास सभी बैंकों के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो तो अकाउंट डायरेक्टली नहीं खुलवाते, जितने भी बैंक है उनका अकाउंट होता है, वो प्रीमियम हर मंथली पे करते हैं अकॉर्डिंग टू जितने भी उनके पास अकाउंट रहते हैं किसी भी बैंक के पास। तो इसका काम क्या रहता है, सभी जितने भी अकाउंट हैं, चाहे प्राइवेट बैंक में है, गवर्नमेंट बैंक में है, रीजनल रूरल बैंक्स में है, कोऑपरेटिव बैंक्स, जितनी भी तरह के बैंक्स हैं, सभी का रेगुलेटर आरबीआई है। तो इसकी ये सब्सिडरी जो काम करती है, जैसे इनकेस जैसे यस बैंक अगर वो डूब गया होता, ठीक है, तो वो बैंक करप्ट हो गया होता, तो उस केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस होती है 5 लाख रुपए। कोई भी अकाउंट मान लो किसी खाते में 10 लाख रुपए है, तो उसमें ये होता है 5 लाख तक रुपए की इंश्योरेंस देता है ये डीआईसीजीसी। ठीक है, मान लो बैंक डूब गया, करप्ट हो गया, तो उस कंडीशन में ये रहता है पर अकाउंट होल्डर पर बैंक 5 लाख रुपए तक की हमारी जो है इंश्योरेंस रहती है। पहले ये 1 लाख थी, रिसेंटली लास्ट ईयर 2021 में ये 5 लाख रुपीज़ हुई है। तो ये है दूसरी सब्सिडरीज का काम। अब तीसरी जो सब्सिडरी है रिजर्व बैंक की, वो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है जी, ये है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। शक्तिकांता दास इनॉग्रेटेड द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ऑन 24 मार्च 2022 में जो है, अभी जो हमारे करंट गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो है ये बनाई थी। पहले से नहीं थी ये, पहले से ये अभी बनी है 24 मार्च 2022 में इन बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट जो 2013 है हमारा, 2013 का कंपनी एक्ट है, उसके सेक्शन 8 के अंडर जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसमें जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था आरबीआई ने, वो किया था 100 करोड़ टू एनकरेज एंड नर्चर फाइनेंशियल इनोवेशन इन सस्टेनेबल मैनर थ्रू एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप। रिजर्व बैंक RBIH mean to create a ecosystem that focuses on promoting access to financial services and products। मतलब जो भी हमारी फाइनेंस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने
जो है इकोसिस्टम जो उसका है उसको और अच्छा बनाना है। हर जितने भी हमारे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है उनके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करवाना है। उनका बैंक के जो उनके साथ कोई भी फ्रॉड होते हैं उसके लिए बैंकिंग ओबर्ट्समैन, आरबीआई ओबर्ट्समैन जैसी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंडर जो है आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। इट विल हेल्प ऑल्सो ब्रिंग वर्ल्ड क्लास इनोवेशन, कि जैसे हमने अब इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है तो हमने वर्ल्ड लेवल की तरह हमारे फाइनेंशियल जो सेक्टर में है उसमें थोड़ा सा वो डेवलपमेंट आए। RBI achieves to help to convergence among various stakeholder from BFSI sector स्टार्टअप इकोसिस्टम, जितने भी स्टार्टअप्स अभी जो है हमारा बहुत जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा वो जो प्रमोट कर रहे हैं। तो 75,000 अभी हमारे हुए थे जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो 75,000 अभी तो 85,000 के आसपास हमारे जो स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो गए हैं जो करंटली हुए हैं। तो रेगुलेटर्स एंड एकेडमी इन द फाइनेंशियल इनोवेशन स्पेस, आरबीआई इज वर्किंग एज द ब्लूप्रिंट ऑफ, स्पेशली जो ये फॉर्मेशन हुआ था आरबीआई का, जो हमने डिजिटल करेंसी अभी डिजिटल रुपी लॉन्च किया है नवंबर में होलसेल के लिए किया था, और दिसंबर में जो है हमने ट्रायल बेस पे भी स्टार्ट हुआ है। दिसंबर में जो है हमने ये रिटेल के लिए भी स्टार्ट कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो डिजिटल रुपी लाना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन थी और आरबीआई को ये लाना था, तो इसके लिए इन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनाया। ठीक है, जो भी हमें कोई भी जैसे नई कोई चीज़ लानी हो तो उसके लिए ये 100 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ फॉर्मेशन इसका किया गया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी जो सब्सिडरी है आरबीआई की वो है एनपीसीआई। इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी की रोल प्ले करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरीज़ में से हैं। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है अपने अपने काम के लिए, पर इसने बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनपीसीआई जो है इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 2008 में फॉर पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट। जो भी पेमेंट के सेटलमेंट होंगे उनको मैनेज करना है, उसके लिए जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 2008 में। ठीक है, बट करंटली ना इसने बहुत सारी जो है काम किए हैं। जैसे एक AEPS होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है, और भारत बिल पे सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें ये होता है एक डिवाइस होता है, उसमें हमें जस्ट अपना जो है हमारा फिंगरप्रिंट तो आजकल आधार के साथ लिंक है सब कुछ, तो बस जस्ट फिंगरप्रिंट लगाते हैं और उसके थ्रू जो है हम कैश ले सकते हैं। ये चीज़ अगर आपने देखी होगी तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो उस टाइम इसका बहुत यूज़ हुआ था क्योंकि बैंक्स में कैश नहीं था, हमें कैश लेना होता था तो एटीएम में बहुत भीड़ लगी होती थी, तो उस टाइम ये काफ़ी यूज़ में आया था। इसके अलावा भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। इनकी ऐप भी आती है ऑनलाइन, जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं किसी भी बैंक में हम इससे पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा एक CTS होता है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये भी अभी नई इन्होंने इनोवेशन की है। इसमें ये होता है जैसे हम किसी भी बैंक का चेक है, जैसे मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मुझे कोई PNB का चेक देता है, तो पहले ये होता था जितने भी बैंक्स होते थे उनके क्लियरिंग हाउस लगता था। तो जो इतने भी सिटीज़ में बड़े बड़े बैंक होंगे 15-20 बैंक, वो किसी एक बैंक पे उनका एक क्लियरिंग हाउस होता था, वहाँ पे वो इकट्ठे होते थे। फिर वहाँ पे एक्सचेंज करेंगे चेक, PNB से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एक HDFC से आएगा, एक SBI से आएगा। तो वो जैसे PNB वाले के पास PNB के चेक पकड़ा देंगे, फिर वो वहाँ से अपने बैंक में जाके वो कैश चेक करके फिर वो वहाँ से पैसा डालेंगे SBI के अकाउंट में। ठीक है, तो ये इसका काम रहता था। बट अब ये चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम से क्या हो गया कि अब ये ऑनलाइन हो गया सारा चीज़। अब जो है वो क्लियरिंग हाउस वाला सिस्टम बंद हो गया, इसमें हम अपने ही बैंक पे लगा सकते हैं किसी बैंक का चेक हो। अब ये बैक एंड पे चेक होते हैं, सिस्टम चेक कर लेता है ऑनलाइन ही इनको। तो ये है इसका काम। डिजिटल रूपी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS और RTGS होते हैं। IMPS में ये होता है हमने किसी भी अकाउंट में पैसा भेजना हो अपने सेम बैंक में, ठीक है, तो उसको लिए हम IMPS करते हैं और इसमें इमीडिएटली पैसा चला जाता है। इसमें हमें अकाउंट नंबर और अपना IFSC कोड वगैरह यूज़ होता है। इसके अलावा नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, यही वो
इसकी मैं पहले क्लियरिंग हाउस की बात कर रहा था, पर अभी इसकी जगह आ गया ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम। और नेशनल मोबिलिटी कार्ड हो गया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NUUP सर्विसेज, और रुपए। रुपए के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, बल्कि सबके पास ही कार्ड होंगे रुपए के। तो ये इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे पहले मास्टर कार्ड के कार्ड आते थे, वीज़ा ये होता है एक तरह का आपका, जो जैसे हमारा ATM है PNB का, और मुझे कैश निकालना है वहाँ पे SBI के ATM से, तो जिसके लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है वो जो सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करवाता है। ये पहले मास्टर कार्ड वीज़ा जो USA की कंपनीज थी सारी, बट अभी इंडिया ने अपना ये लॉन्च किया है रुपए। इसके अलावा UPI, इसकी तो बात पूरे वर्ल्ड पे चल रही है अभी, ठीक है। इस पर वही है कि आप जस्ट मोबाइल नंबर से या अपने अकाउंट नंबर, मतलब किसी भी माध्यम से, आप एक सिंपल ऐप होती है और उसमें कोई भी अकाउंट आप अपना जो अटैच कर सकते हो किसी भी बैंक का, और आप किसी भी बैंक में विदाउट एनी चार्जेस पेमेंट कर सकते हो इमीडिएटली। अभी इसकी जो लिमिट है 2 लाख तक होती है, बट ये वेरी करती है वॉलेट टू वॉलेट। जैसे हमारे पास डिफरेंट वॉलेट्स होते हैं, जैसे पेटीएम का हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, बाकी सभी बैंक के अपने अपने भी UPI के जो है पोर्टल होते हैं। कोई 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन करवाता है एक दिन में। तो ये है रही हमारी सब्सिडरी नंबर जो हमारी RBI की नेक्स्ट थी। और आगे रिज़र्व बैंक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो RBI की सिर्फ अपनी है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है RBI को, जैसे अभी डिजिटल रुपी है, तो उसके लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी उनको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये वाली सब्सिडरीज उसमें वर्क करेगी, ठीक है। इट हैज़ बीन सेट अप बाय RBI टू serve its information technology and cyber security needs and to improve the cyber resilience of the Indian banking system। साइबर सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया गया, तो मतलब जितने भी किसी के साथ फ्रॉड ना हो, कैसे उनसे बचना है, किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके बारे में जितनी भी रिसर्च होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इस सब्सिडरी का काम रहता है, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये नेक्स्ट है। ये जो इस्टेब्लिश हुई थी February 2015 में, मैंडेटेड टू डिज़ाइन, डिप्लॉय एंड सपोर्ट IT रिलेटेड सर्विसेज। ये जो ऊपर वाली थी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये RBI को अपने लिए, और जो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये जो सब्सिडरी है, इसका काम होता था जितने भी IT रिलेटेड सर्विसेज थी, ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जो भी देश में जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी NBFCs हैं, या कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, उनको जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सपोर्ट कोई भी, या उनको कोई अपना पोर्टल बनाना है, जो भी सिस्टम उनको चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करवाती है ये वाली सब्सिडरी, ठीक है। इट मैनेजेस एंड ऑपरेट्स द फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। जैसे हमें मैसेजेस आते हैं, जैसे हम कोई मनी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, ठीक है, या हम कोई चेक लगाते हैं, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड, ये वही है RTGS। जितनी भी ये ऑनलाइन जो हमें इंफॉर्मेशन किसी भी बैंक को प्रोवाइड करवाता है, ये वाली सब्सिडरी RBI की, और ये वाली रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये RBI का अपने लिए है, ठीक है। तो फंक्शंस, हम मेन फंक्शंस हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, पर कुछ हम एक बारी फिर से रिवीजन पर्पज़ के लिए, जैसे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेट करता है और सुपरवाइज भी करता है, ऑडिट वगैरह करवाता है कि सही से कोई बैंक काम कर रहा है, कोई NBFCs है वहाँ पे टाइम टाइम पे RBI के ऑडिट्स होते हैं, ऑनलाइन चेकिंग होती है। RBI के पास जो है सभी बैंकों को कैश रिजर्व रेशो CRR मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो करेंटली 4.5% है। 4.5% अपना जो भी नेट डिपॉजिट जो रहते हैं पर डे के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मेंटेन करके रखना सॉरी, बैंक्स को मेंटेन, जो भी NBFCs हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है RBI के। पर इसमें सभी नहीं आते हैं जो RBI के RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में जो जो आते हैं, उनको जो है ये वो करवाना पड़ता है, अपना CRR मेंटेन करना पड़ता है। तो ये रेगुलेटर है और सुपरवाइज़र है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये बैंक है,
गवर्नमेंट को कोई पैसा चाहिए, उधार चाहिए या एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास होता है तो वो गवर्नमेंट को ये दे देता है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स आरबीआई से उधार ले सकती हैं, ठीक है। और जितने भी बैंक्स होते हैं वो भी आरबीआई से अपना उधार ले सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। एक्सेस कैश हो तो वो जमा भी कर सकते हैं आरबीआई के पास। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ लिया, ये सेम चीज़ ही आ गई है। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो जैसे हमने फ़ॉरेन जाना है, यूएस से जाना है तो हमें यहीं से यूएस डॉलर लेना पड़ेगा, तो उसका भी जो मेंटेनेंस रहती है वो आरबीआई के पास रहती है। या फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, गोल्ड वगैरह, उसका सारी मेंटेनेंस देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इशू ऑफ करेंसी, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो भी इंडिया में करेंसी चलेगी वो पूरा क्रेडिट का फ्लो और रिक्वायरमेंट ये सारा आरबीआई देखता है। बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक भी आरबीआई है, इनको कोई भी रिक्वायरमेंट है और उनका सुपरविज़न भी करेगा ये। तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वैसे हमने पूरी हिस्ट्री पीछे पढ़ ली है इसकी, उसी से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स नोट की है जो हमारे एग्ज़ाम पे भी के लिए हेल्पफुल रहती हैं। इनके थोड़े अलग से नोट्स बनाए हैं और एक बार एक रिवीजन जैसा हो जाएगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1926 में आया रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं, उसकी रिकमेंडेशन पे ये बना है आरबीआई, ठीक है। 27 में बिल गिव इफेक्ट टू अबव रिकमेंडेशन वॉज इंड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1927 में पहले ये रिकमेंड कर दिया गया था बट वॉज लेटर विड्रॉन, बाद में इसको जो है विड्रॉल कर दिया गया था, नहीं हुआ था ये पास, ठीक है। In 1933, the White Paper of Indian Constitutional Reforms recommended the creation of RBI। 1933 में फिर एक वाइट पेपर आया जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो एक वाइट पेपर है उन्होंने रिकमेंड किया। और फ्रेश बिल वॉज इंट्रोड्यूस पहले 27 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम बिल कब जो है रिकमेंड हुआ था, 27 में हुआ था बट बाद में ये विड्रॉल हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये पास नहीं हुआ था। फिर 1933 वाला फ्रेश बिल आया जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1933 में, और 44 में जो है ये बिल एक्ट बन गया था। तो इस तभी हम इसको बोलते हैं 1934 आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो इसके रिकमेंडेशन पे 35 में ये बन गया था और 1 अप्रैल 1935 में ये बन गया था। तो हमने पहले बात भी की थी पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, 5 करोड़ का जो है पेड अप कैपिटल था उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन के टाइम 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1932 रिजर्व बैंक सीज टू करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। 1942 में ये सीज हो गया था, नहीं 3 साल जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था 1942 टू 45, उस टाइम इसने फंक्शनिंग बंद कर दी थी बट फिर से ये रेगुलर हो गया था 1947 में, फिर से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। 1937 से ये वर्क कर रहा था बर्मा के लिए, जो अभी म्यांमार हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1947 तक इसने काम किया और 1940 तक इसने पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। और 1949 में ये जो है नेशनलाइज्ड हो गया था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फुली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल पे आ गया था। ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के नाम से जाने जाता है इसको, ठीक है। इन 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड, बैंकिंग रेगुलेशन भी आया था 1949 में। 59 से जो है हमारा प्लानिंग इरा जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी वो आरबीआई की ही स्कीम थी। इन 1966 द कोऑपरेटिव बैंक्स केम विद इन द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। जो जितने भी कोऑपरेटिव्स बैंक थे 1966 से जो है वो आरबीआई ने उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो हमने रेड में मार्क करी है, द करंट आरबीआईज अकाउंटिंग ईयर्स रन फ्रॉम जुलाई टू जून। वैसे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो अभी 31 मार्च को 2023 को जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 था वो कंप्लीट हो जाएगा। बट जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर रहता है ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रहता है जुलाई टू 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है। तो ये हमारे थोड़ा सा रिवीजन का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है 1974, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस टारगेट स्टार्ट गेटिंग फिक्स्ड। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है हमारी, जैसे कोई भी बैंक होता है उसके लिए फिक्स किया गया था कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर में इतनी लैंडिंग या उधार जो भी बैंक लोन्स प्रोवाइड करवाता है प्रायोरिटी सेक्टर में हमारा आता है, जैसे एग्रीकल्चर्स के लिए लोन दे दिया, एजुकेशन लोन हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जहाँ पे वीक सेक्शन ऑफ द, जो हमारा समाज का वीक सेक्शन है, उनको जो है एक टारगेट फिक्स कर दिया आरबीआई ने कि आपने इतना लोन इस सेक्शन को प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये 1974 में हुआ था। फिर हमारे आगे रीजनल रूरल बैंक्स 1975 से जो है ये स्टार्ट करे थे, जो आरबीआई के कंट्रोल में भी आ गए थे। ये तो मतलब 1975 में ही ये 75 में ही फॉर्मेशन हुई थी इनकी। 1985 सुखमय चक्रवर्ती एंड वागुल कमेटी रिपोर्ट्स एम्बार्क द ईरा ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये कमेटी बनी थी एक, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती एंड वागुल कमेटी, इन्होंने एम्बार्क किया कि फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके रिफॉर्म कैसे लाना है, क्योंकि 90 के आसपास बहुत बड़ा रिसेशन आया था इंडिया में, फॉरेन रिजर्व बहुत डेप्रिशिएट हो गए थे बस थोड़े से। और उस टाइम के हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे अंडर यूपीए गवर्नमेंट। इन अब ये देखिए ये बात हुई वो, इन 1991 इंडिया केम अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये पेमेंट क्राइसिस में आ गया था आरबीआई, एंड प्लेस्ड गोल्ड टू शोर अप रिजर्व्स, रुपी वॉज डिवैल्यूड, रुपी की जो वैल्यू हो गई थी बहुत कम हो गई थी, और हमें जो है गोल्ड रखना पड़ा था रिजर्व को बचाने के लिए, प्लेस कर दिया था हमने, मतलब एक तरह से हमने वो फॉरेन रिजर्व्स के लिए हमने जो प्लेज कर दिया था, गिरवी रख दिया था एक तरह से, ठीक है। 1991 और 2 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे इंडिया में, जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको फॉरेन इन्वेस्टर के लिए खोल दिया गया था। ग्लोबलाइजेशन हो गई थी, प्राइवेटाइजेशन हो गई थी, प्राइवेटेड बैंक इसके बाद आने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में, एच डी एफ सी आई सी आई सी 1994 के आसपास ये बनने स्टार्ट हो गए थे फिर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में आ सकती थी, ठीक है। तो 1994 बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन वॉज सेटअप। 1997 द रेगुलेशन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज गॉट स्ट्रेंथन, एनबीएफसीज को भी परमिशन मिल गई थी 1997 के आसपास। तो जब इकोनॉमी हमारी ग्लोबलाइज हो गई थी, प्राइवेटाइज की तरफ हमने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इंडियन रुपी जो है डिवैल्यूएट हो गया था, बहुत कम जो हमारे फॉरेन रिजर्व उस टाइम बच गए थे, ठीक है। इन 1998 मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच फॉर मॉनेटरी पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो वित्तीय जो समावेशन होता है उसके बारे में जो है हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है मल्टीपल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर हमने जो है अप्रोच किए, बहुत सारी नई नई चीज़ों की इनोवेशन करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद 1998 ये हमने पढ़ लिया है। एक हमारा 2000 में आया फैम एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रिप्लेस्ड बाद में जो ये FERA से जो है रिप्लेस हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। 2002 द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टार्ट, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। 2003 में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA एनेक्ट हो गया था। 2004 लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी स्टार्ट वर्किंग फुली। 2004 RTGS, जो हमने बोला था कि इसमें जो RTGS में जो रहता है मिनिमम हम 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये बड़े अमाउंट के लिए होता है, हमने बड़े अमाउंट की कोई ट्रांजेक्शन करनी है इंटर बैंक हो जाती है ये, और इसमें मिनिमम जो है 2 लाख रुपए की हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, छोटी ट्रांजेक्शन के लिए हम UPI कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट फंक्शनिंग हुई थी इसकी 2004 से। इन 2006 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी फॉरेक्स, TSEC एंड गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स जो मनी है उसके बारे में रेगुलेट करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, जी सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको बेचती है गवर्नमेंट, RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पे,
जब उसको पैसे इकट्ठे करने होते हैं, जो अपने लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी होती है मार्केट में, उनको लगता है बहुत सारा पैसा चला गया है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं और मार्केट से जो है पैसा उठा लेते हैं। इन 2007 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एम्पावर टू रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम को जो है रेगुलेट करने के लिए, जो 2000 यही वही था NPCI 2008 में फिर ये बना था। तो ये हमारी जो है टोटल ये क्वेश्चन हो गए, कुछ फैक्ट्स जो मेन थे जो हमने अभी तक पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैंने बताया था कि हम CBDC के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी दैट इज़ इशूड बाय अ कंट्री सेंट्रल बैंक। जो RBI ने अभी इशू की है ये नवंबर में होलसेल के लिए और दिसंबर 1 से रिटेल के लिए। इसमें अब ये है जैसे अभी हमारे पास फिजिकल नोट्स होते हैं वैसे ही हैं, बट वो डिजिटल फॉर्म में है। उसका एक हमें अभी RBI एक वॉलेट प्रोवाइड करवाएगा जिन जिन कस्टमर, अभी तो ये कुछ सिटीज़ में बेंगलोर, मुंबई, 3-4 सिटीज़ में अभी ये स्टार्ट हुआ है इनिशियल में। तो एक पायलट प्रोजेक्ट होता है, पहले इसके थोड़ी सी जगह पे चला के देखेगा RBI। अगर सही लगेगा कि ये सही डायरेक्शन में जा रही है चीज़ तो इसको ऑल ओवर इंडिया जो है इसको चालू कर देंगे। तो इसमें ये होता है दे आर सिमिलर क्रिप्टो करेंसी, सिमिलर है क्रिप्टो करेंसी की तरह, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में तो ये है कि फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे डेप्रिशिएशन हो जाती है एकदम से मार्केट में जो है अपवार्ड हम जो है देख सकते हैं ट्रेंड। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है 100 रुपीज़ जो भी हमारे पास अभी करंटली करेंसी चाहे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, 200, 500 और जो भी हमारे 2000 तक के जो है करेंसी नोट डिजिटल फॉर्म में हमें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और फिर जैसे कोई एक्सेप्ट कर रहा होगा अभी, जैसे तो अभी करंटली UPI इतना चल रहा है कि वैसे इसकी जो है काफ़ी टाइम इसको लगेगा, बट ये है कि गवर्नमेंट इसमें जो RBI है इसमें जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो करेंसी नोट्स वो इसमें बचाने की कोशिश कर रही है। और थोड़ा सा इसको रेगुलराइज करना भी, जो हमारा ब्लैक मनी होता है वो भी इससे थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे वॉलेट्स में पैसा होगा तो वॉलेट्स वो जहाँ पे एक्सेप्ट होगा वो डायरेक्टली वहाँ पे चल जाएगा, और एक तरह से पूरा मॉनिटरिंग रहेगी RBI की इस पे। मैनी कंट्रीज आर डेवलपिंग CBDCs एंड सम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड दैम। बहुत सारी कंट्री इस पे वर्क कर रही है और कुछ कंट्रियों ने जो है इसको जो है रिसर्च कर रही है। फेज टू ट्रांजेक्शन टू डिजिटल करेंसीज, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दे आर एंड व्हाट दे मीन फॉर सोसाइटी। तो इससे हम पूरे वर्ल्ड में ही बात चल रही है डिजिटल करेंसीज की। तो क्रिप्टो का जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वो लीगलाइज नहीं की गई थी गवर्नमेंट ने, इलीगल भी नहीं थी बट रेगुलेट नहीं कर रहा था, तो उसके कंपटीशन में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाई है। अब नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने फॉर्मेट किया है, फॉर्म किया है कि इस CBDC क्रिप्टो करेंसी, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? दो द आइडिया ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्टेम्स फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी से आया है ये आइडिया, एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही जो अपनी ये क्रिप्टो करेंसीज भी वर्क करती हैं। CBDCs आर नॉट क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। CBDCs आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, वेयरएज क्रिप्टो करेंसीज आर ऑलवेज डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी इनको जो है कंट्रोल नहीं करता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मीनिंग दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय अ सिंगल अथॉरिटी। ये वर्ल्ड वाइड की ये करेंसी होती है, कहीं भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अपने जो भी आपके कॉइन्स होते हैं वहाँ पे शेयर्स होते हैं, आप उनको बाय और सेल कर सकते हो, तो उनका रेगुलेटर नहीं है कोई भी। तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है क्रिप्टो करेंसी से। की टेक अवेज, तो ये हमारे जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसके कुछ टेक अवेज। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्री, फियाट करेंसी है ये। CBDC इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक। CBDCs promote financial inclusion and simplify the implementation of monetary and fiscal policy. As a centralized form of currency, they may not anonymize transaction as some cryptocurrencies do.
तो जो इनको आसानी से जो है आरबीआई मॉनिटर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें फ्रॉड वगैरह होने के कोई चांसेस नहीं है। मैनी कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग नाउ सीबीडीसीज आर बी अफेक्ट देयर इकोनॉमीज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल नेटवर्क्स एंड स्टेबिलिटी। बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। हमारे जो नोट्स वगैरह होते हैं कई बार ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उस तरह का कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। तो ये हमारा था कंप्लीट वीडियो अबाउट आरबीआई, ठीक है। हमने इसमें पहले हिस्ट्री पढ़ी, फिर कुछ सब्सिडरीज़ के बारे में पढ़ा, गवर्नर वगैरह के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो रहेगी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ऑलमोस्ट हमने इसमें जो है हर चीज़ डिस्कस की है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बाकी जैसे इसके कुछ रुपए हैं, एनपीसीआई हैं, इनकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। बट ये हमारा जो कंप्लीट आइडिया था अबाउट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, कौन कौन सब्सिडरीज़ क्या क्या वो काम करती हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हमने इसमें डिस्कशन किया। तो ये वीडियो हमारा अभी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।